नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। बीते कुछ दिनों से अकादमिक स्वायत्तता का मुद्दा बहस में है। ये बहस नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के एक लेख से उपजी है जो एक विदेशी पत्रिका न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में छपी है। इंडिया द स्टॉर्मी रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शीर्षक से छपे इस लेख में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर पद को छोड़ने की परिस्थितियों के बहाने भारतीय उच्च शिक्षा की हालत पर विस्तार से चर्चा की है। उच्च शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों पर हो रहे कथित हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र और उल्लेख किया है। इसी साल जनवरी में भौतिक शास्त्री संदीप त्रिवेदी को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का निदेशक नियुक्त करने से मना करना, बीते दिसंबर महीने में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रघुनाथ शिवगांवकर के इस्तीफे के लिए मजबूर करना, मार्च में जाने माने परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर का आईआईटी मुंबई की गवर्निंग बॉडी में सरकारी हस्तक्षेप की बात को उठाना और एनबीटी के अध्यक्ष सेतु माधवन को बदलकर पांचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव शर्मा की नियुक्ति करना जैसे कई मुद्दे हैं। सेन ने जो कहा है वो पहले भी कई दूसरे शिक्षा शास्त्री और बुद्धिजीवी कहा करते रहे हैं। मसलन पिछले साल मई महीने में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक लेख डेथ बाय 1000 कट्स में मानव संसाधन मंत्रालय के उठाए गए कदमों का जिक्र किया था। लेकिन कई बुद्धिजीवी इन आरोपों को खारिज करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये चिंता एक तरफा है, पक्षपातपूर्ण है। यही नहीं, वो पिछली सरकारों के समय उनकी खामोशी और तत्कालीन राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आज बहस इन संस्थानों के नुमाइंदों के साथ कि क्या वास्तव में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता खतरे में है या ये पहले से चली आ रही परंपरा बन चुकी है। सवाल है कि क्या उच्च शिक्षा व्यवस्था को सत्ताधारी दल के प्रभाव से मुक्त करने की कोई गुंजाइश है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर देश का अकादमिक वर्ग अपने अधिकार और बौद्धिक स्वतंत्रता को जताने का साहस क्यों नहीं दिखा पा रहा। आज बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं वाई सुदर्शन राव। आप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा आपकी पहचान कई और दूसरे संदर्भों में भी की जाती रही है, खास तौर से अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के साथ आपके जुड़े होने और दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज से भी मेरा है। जी, इसके अलावा हमारे साथ हैं मशहूर इतिहासकार मुद्रिला मुखर्जी। आप नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की निदेशक भी रह चुकी हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बकुल ढोलकिया। आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल हैं। आप आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक रह चुके हैं और 8 साल वहाँ के गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रह चुके हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग एकेडमिशियन कहा जा सकता है आईआईएम अहमदाबाद का। आपको 33 ईयर्स का आपका अनुभव है वहाँ पे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनयशील गौतम। आप आईआईएम कोझिकोड के फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं और आप आईआईटी दिल्ली में प्रबंधन विभाग के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर अपूर्वानंद। आप हिंदी के आलोचक हैं और तमाम जन आंदोलनों में शरीक करते रहे हैं, गवाह रहे हैं। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता का प्रश्न फिर उठा है। इस मुद्दे को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला, तो कई दूसरे हलकों से उन्हें भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स के अगस्त अंक में लिखे अपने लेख इंडिया द स्टॉर्मी रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में सेन ने इल्जाम लगाया है कि उनके राजनीतिक विचारों के कारण नरेंद्र मोदी सरकार निर्माणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय के संचालक मंडल को काम नहीं करने दे रही थी, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कई उदाहरणों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि भारत के उच्च शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की स्वायत्तता को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। अमर्त्य सेन ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार सार्वजनिक सेवाओं के महत्व को समझने में नाकाम है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था भी इनके बिना फल फूल नहीं सकती। जो सेन ने कहा वो कई दूसरे बुद्धिजीवी संगठन और विपक्षी पार्टियां भी कहती रही हैं। आलोचकों ने सभी विश्वविद्यालयों में पदोन्नति का समान पैमाना लागू करने, सभी यूनिवर्सिटीज में एक जैसा पाठ्यक्रम अपनाने और प्रोफेसर्स के तबादले की पेश की गई योजनाओं का जिक्र भी किया है
और इन्हें विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एवं पहचान खत्म करने का तरीका बताया है। लेकिन इन आलोचकों के सामने भी कई कठिन प्रश्न हैं। मसलन उच्च शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप दशकों से चल रहा है। अब सिर्फ बदला ये है कि एक अलग विचारधारा की सरकार सत्ता में आई है। तो जब अतीत में सरकारों ने अपनी विचारधाराओं के मुताबिक शिक्षण या अनुसंधान संस्थानों में हस्तक्षेप किया या वहां अपने लोगों को बिठाया, तो ये आलोचक चुप क्यों रहे? विश्वविद्यालयों के प्रशासन में दखल कभी भाषाई राजनीति तो कभी दूसरे राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में दिए गए। एक आरोप ये भी है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने पूरी उच्च शिक्षा पर पार्टी का कंट्रोल कायम कर दिया। तो पूछा गया कि तब उदार वामपंथी बुद्धिजीवियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो क्या मौजूदा विरोध भी राजनीतिक कारणों से है? लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में शिक्षा व्यवस्था को सियासी दखल से बचाया जा सकता है या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? जिसकी सरकार आएगी, क्या वो इसे अपने माफिक ढालता रहेगा या कोई ऐसा समाधान है जिससे ये प्रवृत्ति रुक सकेगी? क्या दुनिया में सरकारी प्रभावों से शिक्षण संस्थानों को बचाने का कोई और मॉडल है जिससे हम कुछ सीख सकें? वकुल ढोलकिया साहब, मैं अगर अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करूं, बहुत सारे और मुद्दे तो हैं, लेकिन उसमें एक आईआईएम को गवर्न करने का भी मुद्दा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। क्या आपको भी लगता है कि हायर एजुकेशन के ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता करने की बात है यहाँ पर? क्या कोई हायर एजुकेशन की ऑटोनॉमी के साथ समझौते का सवाल यहाँ पर उठ रहा है? हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ख़ास करके वैसे संस्थान जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर एक या दूसरी तरह से नियंत्रण करने की इच्छा सरकारों में पास्ट में भी रही है। और आईआईएम, ख़ास तौर पर आईआईएम अहमदाबाद और बाकी के आईआईएम्स के ऑटोनॉमी का इशू 2002-2003 में भी उठा था, जोरों शोर से उठा था। और उसके बाद उसमें तरह तरह के मुद्दे आए थे कि आईआईएम को फी फिक्स करने का स्वातंत्र्य होना चाहिए कि नहीं, उनको अपना एडमिशन टेस्ट करने का स्वातंत्र्य होना चाहिए कि नहीं, और उनको फॉरेन एल्यूमनाई से फंडिंग का स्वातंत्र्य होना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अकादमिक स्वतंत्रता है आईआईएम्स को, अभी तक फाइनेंशियल स्वतंत्रता भी है आईआईएम्स को, लेकिन फिर किस तरह की खतरे आप देख रहे हैं? नहीं, तो ये इस पास्ट के सेंस में तो आज से 15 साल पहले भी बात उठी थी कि सारे आईआईएम्स को एक नेशनल एक्ट के तहत लाया जाए, जैसे आईआईटीज का एक एक्ट है वैसे। सो आईआईएम बिल की बात पर उस वक्त तो सिर्फ 6 आईआईएम्स थे, और जो बड़े आईआईएम्स थे उनको इसी तरह का कोई पार्लियामेंट्री कंट्रोल के सिस्टम में तो वैसे भी थे, तो उन्हें इसकी जरूरत दिखी नहीं, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। अब वही बात दोबारा सामने आई है, पर अभी माहौल अलग है, क्योंकि अब जो है 17-18 आईआईएम्स देश में स्थापित हो चुके हैं और नए आईआईएम्स के लिए इस एक्ट का काफी महत्व है। प्रश्न ये उठता है कि इस एक्ट के तहत आईआईएम्स को जो स्वायत्तता मिलती रही है, उसी कक्षा की स्वायत्तता वो बरकरार रहेगी या फिर उसमें चेंजेस होंगे? इस पे हम चर्चा करेंगे कि जो स्वायत्तता पहले से रही है आईआईएम्स को या दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो स्वायत्तता को क्या कर्ब करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। लेकिन मैं मृदुला जी आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई आपको भी लगता है कि स्वायत्तता को लेकर कुछ खतरा है, हायर एजुकेशन की स्वायत्तता को लेकर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो आपने दिए, अमर्त्य सेन को भी कोट करके दिए, मैं उनका रिपीट नहीं करूँगी, मैं कुछ नए जोड़ देती हूँ। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 43 साल से पढ़ा रही हूँ, और हमें हमेशा ये गर्व रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऑटोनॉमी जो है, एक्चुअल ऑटोनॉमी रही है। हम लोग अपने कोर्सेज बनाते हैं, हमारे एकेडमिक काउंसिल, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और हम हमेशा उच्च दर्जे की
पढ़ाई हमारे यहाँ रही है, अवांट गार्ड रहा है, क्रेडिट सिस्टम तो हमने फिर क्यों डर लग किया, रहा है? सेमेस्टर सिस्टम हमने ओरिजिनेट किया, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे कोर्सेज वगैरह जो है उसको एक आइडियल कोर्स समझा। अब जो है सरकार की तरफ से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल है जो कोशिश करी जा रही है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग JNU, BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको एक बिल के अंदर लाया जाए। फिर आपने देखा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे और दूसरी जगहों पे कैसे ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम पे एक इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं इम्पोज किया जा रहा कि आप क्रेडिट बेस करें, उसमें आपको क्या पढ़ाना है वो भी बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर मान लो कल JNU को कहते हैं कि आपके सारे जो अभी कोर्सेज हैं वो इस लाइन में लाइए जो कि UGC ने सर्कुलेट किए हैं, तो इसका मतलब हमारा पिछले 40 साल की जो मेहनत है, जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके लिए तैयार हो गई हैं। तो क्या जब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तैयार हुई हैं तो JNU भी तैयार हुआ होगा? तो क्या शैक्षणिक संस्थान में, उस शिक्षण संस्थान में जो अकादमिशियन हैं, जो आप जैसे शिक्षाविद हैं, उन लोगों के साथ कोई सलाह मशविरा नहीं किया जा रहा है? नहीं, हमारे यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन गया है इसका। वाइस चांसलर से लेके स्टूडेंट, टीचर इस पे एक मत है और हमने इसका रिस्पांस दिया है, यूनानिमस रिस्पांस, जिसमें हमने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे जो स्टैट्यूट्स हैं, उसके मुताबिक कोई बाहर से अपने कोर्सेज हमारे पे नहीं इम्पोज कर सकता। सिर्फ हमें हक है कि हम क्या कोर्सेज पढ़ाएं। कोर्स बदलने की स्वतंत्रता अलग बात है और ओवरऑल ऑटोनॉमी और स्वायत्तता क्या अलग बात नहीं है? दोनों को एक साथ दोनों चीजें मिली हुई हैं, क्योंकि ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपको कोर्स भी बना के दिए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अपूर्वानंद जी से पूछे हाल क्या है, मैं जरूर उनसे पूछूंगी। कॉलेज खुल रहे हैं, टीचर्स को मालूम नहीं है कि उनको क्या पढ़ाना है, क्योंकि कहीं पे एकेडमिक काउंसिल में कुछ लोगों ने बैठ के ये फैसला कर लिया है कि हाँ, जो UGC हमारे पे इम्पोज कर रही है हम उसको मान के आगे चलेंगे। ऐसे कहीं उच्च शिक्षा, आप देखिए, एक तरफ आप एक्सीलेंस की बात करते हैं, मैं एक सवाल यहाँ सबके सामने रखना चाहती हूँ। हम दुनिया भर में सब मॉडल्स देखते हैं, हम सोचते हैं अमेरिकन मॉडल बहुत अच्छा है, यूरोपियन मॉडल बहुत अच्छा है, हमारे सारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने सुना है कि प्रेसिडेंट ओबामा या गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हार्वर्ड को बता रहा है कि उन्होंने क्या पढ़ाना है, या इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज को बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाना है? लेकिन ये भी सच है कि ये जो सारी व्यवस्थाएं आज आ रही हैं, ये पुरानी सरकारों द्वारा बनाई गई हैं। भले ही उस समय लागू करने का साहस न दिखाया हो, लेकिन बनाई गई पुरानी सरकारों द्वारा है। अपूर्वानंद जी, आपकी यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, इसलिए मैं आपसे भी ये चर्चा करना चाहूँगी। क्या सिलेबस चुनने की स्वतंत्रता और ओवरऑल ऑटोनॉमी दोनों को एक साथ मिक्सअप किया जा सकता है क्या? क्योंकि ऑटोनॉमी का मुद्दा ज़्यादातर राजनीतिक कारणों से जोड़कर देखा जा रहा है यहाँ पर। एक तो स्वायत्तता को हम ये समझ लें कि उसके क्या स्तर हैं। एक प्रशासनिक स्वायत्तता है, जिसकी बात ढोलकिया साहब कह रहे थे, प्रशासन करने में स्वायत्तता हो। दूसरी वित्तीय स्वायत्तता है। तीसरी अकादमिक स्वायत्तता है। जब तक इन तीनों का मेल नहीं होगा, स्वायत्तता को पूरे ढंग से हासिल नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक स्वायत्तता का जहाँ तक मामला है, तो उसमें अब तक सबसे ज़्यादा स्वायत्तता IIMs को रही है, ये मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए। दूसरी, इस गलतफहमी से हमें आज़ाद होना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से स्वायत्त हैं। वे किसी न किसी प्रकार राजनीतिक माहौल से प्रभावित होते रहे हैं, पहले भी और आज भी। लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टि से यदि अध्ययन करें तो हम यह देख सकते हैं कि सापेक्षिक स्वायत्तता उपलब्ध थी विश्वविद्यालयों को। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, IITs हैं, IIMs हैं, उनको एक सापेक्षिक स्वायत्तता उपलब्ध थी। हम ये मान सकते थे कि जो सिलेक्शन कमेटी बन रही है वाइस चांसलर के लिए, डायरेक्टर के लिए, उस सिलेक्शन कमेटी में पीयर ग्रुप के लोग ही हैं, तो वे सबसे अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। अब यह ज़रूर कहा जा सकता है कि उस चुनाव की प्रक्रिया में एबरेशंस हैं, उस चुनाव की प्रक्रिया में दबाव पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रमुख कई बार वैसे लोग नहीं चुने जा पाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हों। फिर भी वे प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती थी। लेकिन जब आप कानूनन उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहें, यानी कानूनन जब आप IITs को एक काउंसिल में ले आएं, कानूनन अगर MHRD उनका चेयरमैन हो जाए या चेयरपर्सन हो जाए, या IIMs की आप काउंसिल बनाएं और MHRD उसका चेयरपर्सन हो जाए, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट लाएं जिसमें MHRD उसका चेयरपर्सन हो जाए, तब इसका मतलब कि आप बाकायदा
उन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, अनौपचारिक रूप से नहीं। और यह प्रशासनिक नियंत्रण आप हासिल करना चाहते हैं, सीधे हस्तक्षेप करना चाहते हैं। वित्तीय स्वायत्तता के मामले में चूंकि सरकारों का यह कहना है कि हम पैसा देते हैं तो हमें यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए या अधिकार होना चाहिए कि वे संस्थान कैसे चलेंगे। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं रोकना चाहूँगी। आप जो प्रशासनिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आपने भी कहा और आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं, खतरे क्या हैं प्रशासनिक नियंत्रण के? प्रशासनिक नियंत्रण के खतरे बहुत साफ हैं कि यदि आप जो भी सरकार हो, आज के दिन जो भी सरकार है, वो अपने उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव कर रही है, वह यह नहीं देख रही है कि इस शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए उपयुक्त कौन है, बल्कि उसके लिए उपयुक्त कौन है, तो जाहिर है कि उस संस्थान के साथ अन्याय होगा। जो बात पिछले दिनों IIT में के विवाद में दिखलाई पड़ी, आखिर काकोडकर साहब ने क्यों ऐतराज जाहिर किया, वो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, आखिर शिवगांकर साहब को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, या आखिर NCERT की जो डायरेक्टर थी परवीन सिंक्लेयर, उनको क्यों इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि जानी मानी गणितज्ञ हैं और प्रोफेशनल हैं, थॉरो प्रोफेशनल हैं, उनको क्यों इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप जब प्रशासनिक स्वायत्तता का अपहरण कर लेंगे तो इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालयों को आप अपने अनुसार यानी अकादमिक दृष्टि से भी स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं। यह संदेश बहुत स्पष्ट है। और उसका अर्थ यह भी है, यदि उसके सर्वोच्च पद पर एक सरकार की पसंद का व्यक्ति है, इसका मतलब उसके बाकी पदों पर भी उसके अनुसार ही नियुक्ति होगी। यह बात हमें पता है। इसका अर्थ यह है कि शैक्षणिक योग्यता, श्रेष्ठता, अकादमिक श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्तियां नहीं होंगी। और इसके जो निहितार्थ हैं या इसके जो फलितार्थ हैं वो दूरगामी होंगे, क्योंकि एक नियुक्ति अगर आज आप एक प्रोफेसर की करते हैं तो वह 30 साल तक आगे की नियुक्तियों को प्रभावित करती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से नष्ट होने को तैयार हो जाएगा। आपको डर लग रहा है कि शैक्षणिक संस्थान नष्ट हो जाएंगे अगर इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप होंगे तो, या प्रशासनिक नियंत्रण बनाने की कोशिश की जाएगी तो? लेकिन सुदर्शन राव जी, मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, आप खुद ही बोलें तो बेहतर होगा। आपकी नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारे सवाल मीडिया में भी उठाए गए, अकादमिक वर्ग से भी उठाए गए। क्या आज हमारे इस मंच से आप अपने बारे में कोई सफाई देना चाहेंगे? मैं इसमें कुछ सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट I apologize to you because I am not able to speak very fluently in Hindi as our Bhai Sahab has spoken so good Hindi. Mostly the appointments are made by the government. For any institution, we call them autonomous institutions, but the councils which are formed, for the past 40 years, from the day it is founded, they have been nominated by the government. Not only by the government, as our friend has suggested, even the ministers were the members of the council, members of the founding body. And with regard to ICHR, Professor Nurul Hassan was there, as Professor Badala also knows. And they were sitting together, and a few of them sitting together, and then chalked out the MOA of the ICHR and everything. Mostly from there almost to Professor Arjun Singh, most of our ICHR councils and councils are formed by the government, and mostly they were having very good relations with them, with the government, and then almost there was no difference of opinion between them. So the question of autonomy comes when we can act independently of the government. So that autonomy is desirable, but practically there would be some administrative problems, as he said, in the administration, the practical sense, because all these councils are formed by the government, though they have their own MOAs, and we all depend on the government sanctions in case of planned and non-planned budget and all that. So what autonomy we can think of is in the formation of these programs and then projects and then funding projects. So there we are definitely enjoying autonomy. For the past 40 years, it has enjoyed, ICHR has enjoyed the autonomy. मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा है किसी अखबार में कि 40 साल में 42 लाख रुपए केवल एक कोई रिसर्च पेपर या कोई बुक तैयार करने के लिए खर्च हो गया ICHR में, उसके बारे में? They are the internal problems of the ICHR. ICHR has to discuss about it, and then it has so many committees. हाँ,
For the 40 years, there had been many number of committees were formed out of a लेकिन council. आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासनिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता को ताक पे नहीं रखा जाना चाहिए? Then administrative autonomy we enjoy administrative and also academic autonomy. Because this has not been लेकिन prompted फिर by the ऐसा government. क्या हुआ If there are कि any- आपके अपॉइंटमेंट के बाद Please. If there are any lacunae in the administration of the ICHR, the earlier bodies are also responsible for that, and they have to explain. But every time there would be a term, and then the old bodies go, new body comes. I think it is the ICHR's responsibility to keep their records proper, and they should be able to explain and justify how something has been raised and something has been explained. So in that way, the government has not interfered in anything. As far as my experience as chairman of ICHR is concerned, so the day when I have joined here, I paid just a courtesy call to the minister. That's all. After that, I never met her, and she never spoke to me in any way. No लेकिन communication has come आपके to me. जो पुराने Please, let me इतिहासकार थे finish. उस संस्थान में, With आखिर regard उनको to क्या autonomy, इतना ऐतराज था आपकी With नियुक्ति regard से? to autonomy, I say that the government has no interference with the ICHR. What all you are looking at in the press notes and all that, they are all, mostly some of them are media constructs. As you said, I am a specialist in caste system and I wrote a book and all that. So such things are being made in the media, and a section of historians, if I say, are creating all this problem. Because I have not done anything new in the ICHR. जी, Different विनयशील sections जी, of the historians, that's all. तमाम एकेडमिशियंस की आपने अनुभव सुने, कुछ को लग रहा है कि वाकई स्वायत्तता के साथ समझौते का खतरा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार फंड दे रही है और हम स्वायत्तता एंजॉय कर रहे हैं तो विचारधारा को लेकर इतने सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। आपका क्या अनुभव रहा है? मैं बड़े धैर्य से सभी मतों को सुन रहा था क्योंकि सब अनुभव सम्मत हैं। मैं आपकी अनुमति चाहूँगा वहाँ वापस जाने को जहाँ से आपने ये चर्चा शुरू की। आपने मेरे मित्र अमर्त्य के एक लेख का जिक्र किया जिसमें कुछ तथ्यों का चयन किया गया था। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्लास में पहली चीज़ जो कहते हैं कि you needn't offer a conclusion, you select your facts, the conclusion emerges on its own. अमर्त्य और हम साथ काम किए हुए हैं 4 साल 68 से 72 तक। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे और मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था और ये चर्चा उस वक्त भी होती थी। मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ उनको आईआईटी के डायरेक्टर के लिए इतनी जानकारी थी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए उनको ये जानकारी क्यों नहीं हुई? लेकिन उससे विवाद कोई सही दिशा में जाएगा नहीं। 5 तथ्यों को मैं भी जोड़ सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि जब नूरुल हसन शिक्षा मंत्री हुए तो पहला काम हुआ कि स्वरूप सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया। इसका कोई पॉलिटिकल ओवरटोन नहीं था। इसलिए मैं इस चर्चा के भूमिका को ही बदलना चाहूंगा और मेरी पहली स्थापना यह है कि तथ्यों का चयन बिना पूर्वाग्रह पूर्ण हो और नजरिया किसी हल की तरफ हो, दोषारोपण की तरह ना हो। विनयशील जी, अगर मुझे परमिशन दें आप, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जो अपूर्वानंद ने कहा, मैं उसी से जोड़ के सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि पहले भी इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप हुए हैं और किसी खास राजनीतिक विचारधारा के लोगों को जब संस्थान में बिठाया गया तो कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये कोई नई परिघटना नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल इन्होंने जो कहा है वो प्रशासनिक स्वतंत्रता की है, जो अभी तक शायद ऐसा मौजूदा एकेडमिशियंस को लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे थे पर अब नहीं कर पाएंगे। क्या इसको देखने का नज़रिया उनका भिन्न है? क्या नजरिया में ही शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सरकार को ही क्यों इतना पीटा जाए? इतनी सारी निजी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। सवाल यह है कि प्रमोटर्स का रिश्ता गवर्नेंस से क्या हो, यह ऑटोनॉमी का सवाल है। मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर सकता हूं जहां पर कुलपति को यह भी अनुमति नहीं है कि वो अपने नाम के नीचे ठप्पा लगाए वाइस चांसलर का बिना चांसलर की अनुमति के। इसकी चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा वहां होती है जहां पर स्वायत्तता का ऐसा रूप है जिसमें पब्लिक फंडिंग है और जिन लोगों ने सरकार के तंत्र में काम किया है
वो जानते हैं कि द मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक डिसबर्सल ऑफ द फंड्स। मतलब आप ये कह रहे हैं पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को इस तरह के स्वायत्तता के सवाल मिल उठाने का ही हक नहीं नहीं सकती है, लेकिन दोष उससे बढ़कर है। हाँ। मुझे याद है आज से करीब 15 साल पहले। एक मिनट, आपने कहा पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को इस तरह के सवाल उठाने का हक नहीं है, मगर आईएम तो पब्लिक फंडिंग नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि हक नहीं है, हाँ। लेकिन चर्चा का मतलब विरोध भी नहीं होता है। हाँ। एकेडमिशियंस को ये हक है कि ये मुद्दा उठाएं, और यदि एकेडमिशियंस और सुशिक्षित लोग साथ बैठते हैं तो इसका एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ये जो झंडा गाड़ने की प्रवृत्ति चल रही है, इससे किसी का लाभ नहीं। मैं आपसे 2 मिनट समय चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ स्थापनाएं सामने रखना चाहता हूं जिसके बिना ये विवाद या संवाद पूरा नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the role of policy delineation and developing of academic institutions. It is the right of the government to develop a policy. That's their job. My second submission is, समस्या इसकी नहीं है कि कौन निदेशक हुआ। मैं काकोटकर साहब के साथ भी, रघुनाथ शिवगांवकर के साथ भी काम किया हुआ और मुझे अंतरंग रूप से मालूम है कि उनके टीका टिप्पणी और रिजिग्नेशन में क्या कहानी थी। ये कहने का जगह पूरा नहीं है, मंत्रालय का हाथ उसमें नहीं था। प्रेसिडेंट की तरफ से भी थोड़ा नाराजगी जताई गई है शिवगांवकर के मामले में। मैं थोड़ा सा लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, समस्या ये है कि ऑटोनॉमी के इंडिकेटर्स ही स्पष्ट नहीं हैं। ये नारेबाजी का मुद्दा हो गया है। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ने अंडर 4 हेड्स इंडिकेटर्स बनाए हैं कि किसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कहते हैं, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के साथ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं, किसको आप किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। वो सारी लिस्ट है, लेकिन आपने तो समय 1 मिनट दिया है। उस 1 मिनट में अभी हमारी चर्चा 1 घंटे चलेगी, बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं अभी उस आपके 1 मिनट में मुझे अभी भी 10 पल हैं। जी, उसमें मुझे अंतिम बात कहने दीजिए। वो ये कि सवाल नारेबाजी का नहीं है, सवाल यह है कि हम लोगों की विचारधारा को ही तौलने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है कि नहीं। और वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोग ऑटोनॉमी को डिफाइन न करें और उसका ऑपरेशनल अर्थ स्पष्ट न करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप चर्चा में बने रहिए, खत्म न करिए। लेकिन मृदुला जी, क्या ये नारेबाजी है महज ऑटोनॉमी का मुद्दा? देखिए, संविधान ने हमें कई हक दिए हैं, उनमें नारेबाजी का भी एक हक है, ठीक है। तो ये कोई गैर संविधानी काम नहीं है अगर कोई नारेबाजी भी करता है। हाँ। अगर एफटीआईआई के स्टूडेंट्स नारेबाजी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, वो उनके आर्ग्यूमेंट सुन के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर एक तबके की एक अपने तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के। ट्रेड यूनियंस को, एसोसिएशंस को, स्टूडेंट यूनियंस को एक परंपरा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की। ये कोई हमें किसी ने, इन्होंने या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विचारधारा को तौलने के इशू को भी देखिए। और दूसरी बात ये है कि बनिए की दुकान में और एक यूनिवर्सिटी में कुछ फर्क है। आप ये कहें कि जो पैसा देता है वो बोलेगा और वही कंट्रोल करेगा, ये कौन सा, ये कोई सिविलाइज्ड आर्गुमेंट है क्या? मैं कह रही हूँ कि इन दोनों में फर्क है। एक्सट्रीम तरह कह रही हूँ कि बात वहीं पे आ जाती है कि पब्लिक फंडिंग, हमेशा बताया जाता है कि पब्लिक फंडिंग है, इसलिए पब्लिक फंडिंग तो हमारे देश में उचित भी है कि हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है मैक्सिमम, और मैं चाहती हूँ और होना चाहिए, हमारी एजुकेशन में पब्लिक फंडिंग और आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा में जो संस्थान है उनकी जो ऑटोनॉमी है उस पे जो है इसके नाम पे पाबंदियां लगाएं। इसका कारण एक है जी। इसका सबसे ज़रूरी जो कारण वो ये है कि अगर आप एक्सेलेंस चाहते हैं, आप हाई लेवल रिसर्च चाहते हैं, आप इनोवेशन चाहते हैं, तो आप दिमागों को लोगों के कंट्रोल नहीं कर सकते। सीधी बात है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। आप चाहते हैं लोग नए नए आइडियाज सोचें, नए नए इन्वेंशंस करें, वो लोग सोचेंगे जिनके पहले ही दिमाग बंद कर दिए गए। उनको अगर नारेबाजी कह के उनके जो रेजिस्टेंस है उसको आप कंडेम करें और कहें कि नहीं, टेबल पे बैठ के जो सरकार कह रही है वो मान जाए। मैं कहती हूँ अगर कोई दूसरी तरफ भी बेंड कर रहे हैं स्टिक को, वो बेटर है रादर देन हम सब जी हजूर बन जाए। जी। तो फिर तो ये देश बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन पब्लिक फंडिंग का सवाल तो आईएम में नहीं आता है, और एक्सीलेंस का मुद्दा भी वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक्सीलेंस में भी वो अपने को साबित करती रही हैं। फिर वहाँ पे कंट्रोल करने की क्यों परिस्थिति आ रही है? क्लैरिटी की जरूरत है। हाँ, मैं सबसे पहले विनयशील जी ने जो बात कही उसी बात मैं सहमत हूँ, और दूसरी तरह से कहना चाहता हूँ। ऑटोनॉमी
को सिर्फ सरकार के साथ जोड़ना गलत है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एजुकेशन ऐसा फील्ड है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में अंतर होना चाहिए। आजकल इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही है, वो जो प्रमोटर्स है वो अब, और उन्होंने जो बात कही वो सही है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस है उनकी ऑटोनॉमी सरकारी संस्थानों के हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से कहीं कम है। बिल्कुल। तो जो पेमेंट करता है, जो फाइनेंस करता है, उसको हर मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये मुद्दा गलत है। कम से कम शैक्षणिक मामले में नहीं होना चाहिए। इस तरह से एजुकेशन एकमात्र, उसकी वजह क्या है? जी, एजुकेशन में कौन जाते हैं? जो बेसिकली स्वतंत्रता चाहते हैं वही लोग एजुकेशन फील्ड में जाते हैं। जी, एजुकेशन में लोग नौकरी करने के लिए नहीं जाते। जो ट्रू एजुकेशन जिसकी संभावना, जिसकी आशंका बार बार तमाम एकेडमिशियंस की तरफ से जताई जा रही है। हम भी साबुन बेच सकते थे जी। आप एजुकेशन को दूसरे सेक्टर की तरह नहीं ले सकते जी। और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बुद्धिजीविक है उन लोगों को जब स्वातंत्र नहीं मिलेगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, इनोवेशंस नहीं होंगे, नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे जी। तो उसके बाद वही चलता रहेगा जो चलता रहा। ब्रेन और भी बढ़ जाएगा। पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कम से कम पिछले 20-25 सालों से अगर आप देखें तो उनके जो पे स्केल्स है और उनके जो कॉम्पेंसेशन पैकेजेस है वो लिबरलाइजेशन 91 में हुआ। उसके बाद बाकी सारे क्षेत्रों में पे पैकेजेस और कॉम्पेंसेशन पैकेजेस काफी बढ़ गए हैं, बट एजुकेशन सिस्टम में वो इतने नहीं बढ़े हैं। तो आज से 40 साल पहले एजुकेशन बच्चों का, आप अब छोटे बच्चे को पूछो कि क्या बनना चाहता है, वो का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। आज के बच्चों को पूछो एजुकेशन या टीचर बनना उनका एस्पिरेशन में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सो वी आर डिस्ट्रॉइंग। क्यों? अब ऑन टॉप ऑफ दैट तो मतलब यू आर अंडर पेइंग देम, और उसके बाद आप उनके स्वतंत्रता को भी अगर छीनना चाहोगे तो ये संस्थान आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पब्लिक फंडिंग। पर एट द सेम टाइम लेट मी आल्सो मेक अनदर थिंग। IIM अहमदाबाद ने 2005 में सरकार को ऑटोनॉमी के बारे में एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर बना के दिया था, और उसका टाइटल क्या था? ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ IIMs। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी एक ही कॉइन के दो साइड्स है। बिल्कुल सही है। ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज मीनिंगलेस। जी। बट अगर अकाउंटेबिलिटी है तो फिर उस संस्था को स्वायत्तता देनी चाहिए। जी, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके स्वायत्तता दी जा सकती है। उसके लिए पब्लिक फंडिंग का एक बहाना बनाकर और उसकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता को जो नियंत्रित करने की कोशिश है, इसके बारे में बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सही नहीं हो सकता है। हम इंटरनेशनली क्या पैटर्न है उस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर जो छात्र हैं उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। विनयशील जी, आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज़ का संचालन कौन करता है और कैसे काम करती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़? रेगुलेटरी बॉडीज को शांत रहने ही नहीं दिया जा सकता है। 7 साल से यही नहीं पता है कि यूजीसी सिस्टम रहेगी कि नहीं रहेगी या कोई नया सिस्टम आएगा। कोई भी यूजीसी का चेयरमैन कैसे काम कर सकता है इस पर? आप रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यूजीसी हो, एमसीआई हो, एआईसीटीई हो, जिनके ज़रिए जो है उच्च शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित या रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, क्या वो सही अवस्था में काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को अगर ये स्थापित करना है नियंत्रण तो उन्हीं संस्थाओं के जरिए करेगी। हाँ, बट वो रेगुलेटरी बॉडीज में आपने प्रोफेशनल्स को नियुक्त कर दिया, उसके बाद आप उन प्रोफेशनल्स के जजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं या उन प्रोफेशनल्स को भी आप डायरेक्टिव दे रहे हैं? दूसरी बात कि स्वायत्तता और स्वच्छंदता में बहुत फर्क है। अब रेगुलेटरी बॉडीज के हेड्स, उनको स्वायत्तता दी जाए पर वो स्वच्छंद हो जाए, देन इट लीड्स टू करप्शन। और हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर करप्शन रहा है। और आप एजुकेशन सिस्टम में लो तो AICTE लो या मेडिकल काउंसिल लो या कोई UGC लो, चार्जेस ऑफ करप्शन हमेशा रहे हैं और ऐसे वो प्रूव भी हुए हैं।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रेगुलेशन की भी क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो और अब जैसे उन्होंने बताया कि विश्व की 200 यूनिवर्सिटीज में हमारा नाम ही नहीं है, पर उसकी वजह यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी का फंडिंग, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और उनके काम करने के तरीके, इसके मामले में तो हम कोई बात नहीं करते। तो जब बेंचमार्क्स आते हैं तो हम इंटरनेशनल बेंचमार्क्स लेते हैं, पर जब सिस्टम्स प्रोसेसेस की बात आती है तो हम कहते हैं कि जो हमारे यहाँ चल रहा है वही होना चाहिए। तो ये उसमें सुसंगतता है नहीं। अगर विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज को देखा जाए तो उसमें दो चीजें साफ दिखाई देंगी। पहली कि दे आर एंजॉयिंग ऑटोनॉमी, सेकेंडली उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, और जहां तक उनके हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन वगैरह का सवाल है वो यूनिवर्सिटी का बोर्ड तय करता है। अब जैसे उन्होंने बताया कि आप ऑटोनॉमी दोगे तो किसको दोगे? बोर्ड को दोगे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को दोगे। पर अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का चयन गलत तरह से हुआ है, बोर्ड में जो मेंबर्स है उनको अपने हिसाब से अपॉइंट किया गया है, तो फिर ऑन पेपर वो संस्था ऑटोनॉमस है, एंड इन प्रैक्टिस उसमें कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं, बिकॉज वहां वही लोग हैं जो आपके कहने के मुताबिक चलेंगे। सुदर्शन जी, सिस्टम हमारा ठीक से काम कर रहा है? जिस सवाल को ये उठा रहे हैं कि अगर सिस्टम ही नहीं ठीक होगा तो फिर ऑटोनॉमी का मुद्दा तो बेईमानी है। सिस्टम के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वी शुड गो टू द ब्रास टैक्स। I think they are witness and they are through the process. And as he said that none of our universities could have their mark in the world's best universities. But why? This question has to be answered by all of us. As you say that there are some 200 or 300 universities which are known for excellence throughout the world, why it is not happening here in India? So who is responsible for that? Again, as our Apurva, Mr. Apurva has said that our academic bodies and academicians, all of them are responsible for this. For the past 60 years. लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उनको जिस तरह से काम करने की और दिमाग की आज़ादी की स्वतंत्रता चाहिए वो नहीं मिल पा रही। Please hear me. Because of the past 60 years, we have come to the lowest ebb, whether you accept it or not, as far as the education is concerned. The standards have come to the lowest ebb. Don't think of JNU and Delhi University or Aligarh Muslim University. So these are different. They are completely different. So the other universities, what's happening in the entire world, if you come from the different areas of this country, you will definitely know that there are number of state universities. There are about 200 above state universities are there. And how are they functioning? How are the students there? What is being taught to them? And if the government closes its eyes and give you autonomy, whatever you can do in your own places, in your own regions, in your own institutions, what happens to the students? Because none of these students लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज को चलाने वाली संस्था तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। नो द एक्सेलेंस के बारे में बोल रहे हैं हम। एक्सेलेंस बोले तो कहाँ से आएंगे? ऑटोनॉमी से आएंगे। ऑटोनॉमी से आए तो वो यू हैव टू अपग्रेड ऑल दोज स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड दैट एफर्ट ए यूनिवर्सिटी कैनॉट। सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। प्लीज। ऑटोनॉमी डज नॉट गारंटी एक्सेलेंस, but excellence requires autonomy. आप समझिए? That's true. But how? Autonomy is autonomy to what extent? Is a necessary condition for excellence. It is not sufficient. The length of time. You should also be looking into the length of time. How long you should enjoy autonomy, because it has come to the lowest ebb, and now you again argue that. But in the ICHR, I can say that for the past several years, and we have never complained that the government has interfered in that. And now also, there is no interference. The problem comes only when a particular individual comes at a particular seat, then we raise all these issues. So that is being happened. Even in the case of universities, even in the case of Amartya Sen, Dr. Amartya Sen. Why? He already enjoyed one term. So the council wanted him for the second time, and he was changed. But does it mean that they have entered into the system and the administration of the Nalanda University? No, it should not be taken, because the change of persons should not be taken as some danger has happened to the autonomy of a particular institution. They are still free to have their own schemes. हम किसी व्यक्तिगत मामले पे नहीं जाना चाहते हैं, हम ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था के बारे में एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जी,
मैं चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनसे सवाल लिए जाएं। गौतम सर से एक सवाल है। जैसा उन्होंने कहा कि अगर हम फंड करते हैं तो हमें अथॉरिटी है कि उनको रेगुलेट करेंगे, तो उनको थोड़ा पीछे जाके देखना चाहिए कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने पेरेंट्स को ये कहा कि पैसा तो आप देते हो बेटे को, बट साइकोलॉजी कहती है कि सुसाइड रेट इतना क्यों बढ़ रहा है। जी, नहीं दिखता। मेरा ख्याल है कि संवाद में कहीं तारतम्य बैठाने की आवश्यकता है। मैंने ये नहीं कहा कि यदि पब्लिक फंडिंग है तो आपको रेगुलेशन का अधिकार है। मैंने केवल ये कहा कि पॉलिसी बनाना सरकार का कर्तव्य है, इसीलिए सरकार बनती है। और यदि पब्लिक फंड है तो पॉलिसी की परिधि में ही संस्थाएं चलेंगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मुझे तो इसमें विवाद की बात सूझती ही नहीं है। प्रश्न ये है कि हर शब्द का अर्थ हर कोई अपनी मानसिकता से लगा रहा है, इसलिए मुझे ये स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता हो रही है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। ऑटोनोमस की डेफिनेशन क्या है कि ऑटोनोमी कौन डिसाइड करता है? कि वाइस चांसलर जो कि एक सरकार डिसाइड करती है, कि ये तो हमेशा से रहा है कि सरकार डिसाइड करती है कि अपने विचारधारा के आदमी को वहाँ पर लाती है, पर अब से हम ये देख रहे हैं कि अब से जो कोर्स आ रहा है कि ना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनोमस अपना छीन रही है, बल्कि वो सिलेबस भी अपना डाल रही है, ताकि अपना उसकी जो नॉलेज का जो है उसको भी प्रोपोगेट कर रही है, उसकी ऑटोनोमस खत्म कर रही है। कि एकेडमिक काउंसिल की जो वैल्यू होती थी कि वो अपना कोर्स खुद ही चुनेगा, अब वो उसकी भी स्वच्छता खत्म कर रही है कि मतलब कि वहाँ पर भी अब वही होगा जो सरकार चाहेगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह समय काफ़ी चिंता का है, इसलिए कि यह पहली बार हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर सैकड़ों डिसिप्लिन के कोर्सेज डाल दिए हैं और यह कहा है कि पूरे देश में हर विश्वविद्यालय को इसी पाठ्यक्रम को फॉलो करना है। 20% का परिवर्तन वो कर सकते हैं। ये सबसे गंभीर 20% अच्छा, तो इधर उन्होंने बदला होगा, पहले 20% कहा था। यह यूजीसी ने कभी नहीं किया। यूजीसी एक्ट को आप पढ़ लें, यूजीसी एक्ट में विश्वविद्यालयों के अकादमिक कंटेंट में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक उसकी नियुक्ति में भी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये यूजीसी एक्ट में है। लेकिन यूजीसी अब इनक्रोच कर रही है, अपने एक्ट से भी परे जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट को भी इनक्रोच कर रही है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा। ये सबसे चिंता का विषय हमारे लिए। इसका मतलब यह है कि मिजोरम यूनिवर्सिटी को भी इसकी आज़ादी नहीं है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा को भी इसकी आज़ादी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी इसकी आज़ादी नहीं है कि वो अपने कोर्सेज बनाएं। और यह सबसे चिंता का विषय है। इसका मतलब यह है पूरी दुनिया में हम हास्यास्पद सिद्ध होंगे और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हमारे ही बीच से लोग जाके कोर्स बना रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपारदर्शी प्रक्रिया है। कोर्स ऐसे नहीं बनता है। कोर्स कहीं भी बनता है वो 2 वर्ष 3 वर्ष उसमें लगते हैं, वह पीयर ग्रुप में जाता है, वेटिंग होती है, बाहर के लोग उनको देखते हैं, देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ ज्ञान पहुंचा हुआ है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यूजीसी में बैच कर आप नाम भी नहीं बता रहे हैं कौन लोग कोर्स बना रहे हैं, आपने उनको वेबसाइट पर डाल दिया। और जैसा गौतम जी ने कहा कि हम भूल जाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू बहुत ताकतवर हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन छपरा आवाज़ नहीं उठा सकता, मुजफ्फरपुर आवाज़ नहीं उठा सकता, कालीकट में बैठी हुई यूनिवर्सिटी आवाज़ नहीं उठा सकती। तो वो तो ज्यों का त्यों उनको लागू कर रहे हैं। सेमेस्टर को भी पूरे देश में इसी तरह से ज्यों का त्यों यांत्रिक रूप से लागू कर दिया गया और आज आप जाइए, सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो गया। जी, ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, द टाइटल से इसके वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए वो बना है, उसमें एकेडमिक कंटेंट का तो कोई प्रश्न ही लेकिन वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और दूसरी बात जो पारदर्शिता की है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो कहने के लिए हम आरटीआई के जमाने में जी रहे हैं, पर बहुत से गवर्नमेंट प्रोसेसेस में पारदर्शिता नहीं है और आज भी रेगुलेशन का 30,000 से ज्यादा आरटीआई पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। जी, एक तरफ तो आपका व्यापम जैसा स्कैंडल है, जहां आप देख रहे हैं कि एडमिशन टेस्ट्स किस तरह से कंडक्ट किए जा रहे हैं। मतलब क्राइसिस इतना ग्रेव है कि पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट हो चुका है हमारा। और दूसरी तरफ जो गिने चुने आपके संस्थान हैं, आईआईटी, आईआईएम, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो फिर भी ठीक काम कर रहे हैं, कहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसपास वो लोग हैं, वहाँ आप इंटरफियर करके उनको खराब करना चाहते हैं, बजाय जहाँ क्राइसिस है बिल्कुल ठीक है स्टेट लेवल। एक बात मुझे बताइए, क्या जो स्टेट गवर्नमेंट
की यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट Yes. यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सरकारी दखल की वजह से वो ख़राब हुई हैं? नहीं, कई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और कई स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी भी हैं। ये एकदम से वो नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जादवपुर उसके बारे में तो यूनिवर्सिटी लगातार बहुत जिक्र पुरानी। किया जा रहा है कि वो खराब मतलब वो निम्नतर स्तर तक पहुंच गई है। मैं मृदुला जी की मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि यह निर्विवाद है कि पूरे देश में राज्यों में विश्वविद्यालय इसलिए ध्वस्त हो गए कि वहाँ की सरकारों ने और वहाँ की राजनीति ने सीधा दखल दिया। आप तमिलनाडु में चले जाएं, तमिलनाडु के कुलपतियों से आप बात कर लें कि उनको जानलेवा हमला उन पर हुआ क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कोशिश की। दक्षिण के विश्वविद्यालयों, मैं बिहार का हूँ, बिहार झारखंड की बात मैं बता सकता हूँ कैसे ध्वस्त कर दिया गया पूरी शिक्षा व्यवस्था को। तो यह तो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, पूरी पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई क्योंकि एक खास प्रकार की राजनीति ने उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो यह तो बहुत स्पष्ट है कि यदि आप विश्वविद्यालयों में एक खास तरह के लोगों को डालना चाहेंगे जो कि आपके वफादार हों, तो वो शिक्षा के वफादार नहीं है, वो आपके वफादार हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो जो संस्थाएं गर्हित हैं उनको सुधारने के बदले आप और नई संस्थाएं उन्हीं माध्यम से फिर खड़ा कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहिए? ये सिलेबस के बारे में कुछ हो रहा है चर्चा, वैसा तो यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी रहना चाहिए, रहना भी चाहिए, मगर जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ सब जो है एक स्टैंडर्ड पे नहीं है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अब आ गए हैं। अब सोचिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन उसमें सुदर्शन जो राव है- जी माफ कीजिएगा, ये जो अभी व्यवस्था है जिसका जिक्र ये बच्चे कर रहे हैं, नहीं, दरअसल ये सेंट्रल वही यूनिवर्सिटीज के लिए, सिलेबस के बारे में जी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अभी लागू हो रही है। नहीं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो और यूनिवर्सिटीज़ को ये पूरा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो भी बोले हम 200 में नहीं है, हम 300 में नहीं है बोले, तो अपना जो है 250 यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर सब जगह आप समान शिक्षा व्यवस्था लागू कर देंगे, समान सिलेबस लागू कर देंगे, तो एक्सीलेंस की गुंजाइश तो और भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो सब एक ही जैसे हो जाएंगे, तो एक्सीलेंस तो किसी के पास भी नहीं रह एडमिनिस्ट्रेशन से जाएगा। नहीं होता है, एक्सेलेंस जो है एकेडमिशियन से बनता है। जी, कहीं भी अब सिलेबस ले लीजिए, वो सिलेबस जो है एकेडमिक्स बनाते हैं। तो अगर उसमें अगर चले गया स्टैंडर्ड चले गए बोले तो उसके वही तो नहीं हो रहा है। अब इनको आज़ादी नहीं होगी कि ये अपना कोर्स फ्रेम करें। जी। इनको यूजीसी बताएगी कि आप ये पढ़ाएं, बस। हाँ, ये हमें कहा जा रहा है। और जब एक समान सिलेबस होगा तो उसमें गुंजाइश ही कहाँ बचेगी? नहीं, हायर स्पेशलाइजेशन में एकेडमिशियंस को वो सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस बना सकते हैं, उनको वो स्वतंत्रता देनी चाहिए। मगर अब जनरल केवल एजुकेशन, जनरल डिग्री से 30% एमए है, सिलेबस बीए चुनने की आज़ादी है, उसके पीएचडी तक जो भी है, जी। ये तो जो है उसको पूरा सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं कहना कैसे चाहिए। हो जी, सकता है? आप मृदुला क्या जी, बात अगला कर रहे हैं? सवाल disagree करना वो तो चाह ब्रॉड रहे हैं। एरियाज होते हैं। अगला सवाल ले कैसे हो सकता है कि पूरे कुछ हिंदुस्तान में बीए इस और एमए दिल्ली का यूनिवर्सिटी की कोर्स सेम चर्चा होगा? से बाहर भी ये निकल कैसे के हो बात सकता ऐसा नहीं है ना, ऐसा होना भी नहीं नहीं है, चाहिए। ऐसा नहीं है, और एकेडमिशियंस कर सकते हैं। with FTI incident. My question is very straight and simple, and in due respect, I would like to present it before you. If Delhi University judges students on the basis of their eligibility, like if I had 93% and never got Hindu, I always wanted to be in Hindu. So is it unfair on a part of students to question the eligibility or question the, the eligibility of a director that has been appointed? Is it unfair if the university judges students on the basis of the eligibility they possess or the qualifications they possess? Is it unfair or is it illegal for students to get out and protest if the chairman or if the head up so appointed is not qualified, not that qualified, or hasn't contributed to that sector? So is it unfair on our part? It's just a question. ढोलकिया साहब, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है जी। और मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है कि अगर आप एक्सेलेंस प्रमोट करना चाहते हैं और आप एडमिशंस को स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स एट हायर लेवल शुड आल्सो बी मेरिट बेस्ड। पर स्टूडेंट के एडमिशन में टोटल ट्रांसपेरेंसी है। तुम्हारा वेट लिस्ट जो है, सब कुछ जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से चलता है, वो क्राइटेरिया वेबसाइट पे है, आप सबको पता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। बट जब ये हायर लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती है तो उस अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता कहाँ है? मतलब व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉइंटमेंट का राइट
वो अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे IIMs ले लो, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से था कि डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये था, तो फिर IIMs एक्सेलेंट कहाँ से बने? उसकी वजह यह है कि 1962 से लेके 2002 तक 40 साल तक पेपर पे था, बट बोर्ड 3 नाम भेजती थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और उस 3 नाम में से एक का चयन सरकार करती थी, तो उनका हक था। बट बेसिक शॉर्टलिस्टिंग 3 जनों की थी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता था। तो इसका मतलब है कि जो तीनों जने नाम जो 3 गए, वो 3 नाम क्वालिफाइड है। चेयरमैन में भी बोर्ड सजेशन करता था और उसमें से लेते थे। ये सिस्टम 2002 में बदल दी गई और IIM के डायरेक्टर मिनिस्ट्री सिलेक्ट करेगी, मिनिस्ट्री कमेटी अपॉइंट करेगी, बोर्ड का अधिकार छीन लिया गया 2002 में। जी, एनडीए सरकार थी। इसीलिए ये कह रहे हैं ना झंडा, अरे पर झंडा तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट था जो ले लिया गया। एंड देन अब बड़ी मुश्किल से पुरानी सिस्टम को लड़ झगड़ के 2012 में रीइंस्टॉल किया। बिल्कुल। तो बीच का जो 10 साल है वो मुश्किल चेयरमैन भी सरकार ने अपॉइंट किए और वो भी, और उसको बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं था। हमने ऐसे छात्र आंदोलन देखे हैं जबकि छात्रों ने कहा है कि हम सिलेबस तय करेंगे, हम तय करेंगे कि हमको क्या पढ़ाया जाए और आप पढ़ाइए। लेकिन उन आंदोलनों से गुजरकर शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी है। कोई आंदोलन इतने बड़े देश में समाप्त नहीं हुआ है। आप मुद्दा बताएं, मैं आपको कम से कम 3 ऐसी संस्थाओं का नाम दूंगा जहां पर संस्थाओं में ये प्रश्न है। जी, मैं लेकिन उससे निष्कर्ष नहीं निकलता। चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच चुकी हूं और बहुत कम समय है। मैं संक्षेप में आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या एक्सीलेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए संस्थानों को, या अभी जो चल रहा है वो ठीक है? ऑटोनॉमी जो है थियोरेटिकल डिस्कशन एक होता है और प्रैक्टिस में फंक्शनिंग में कैसा ऑटोनॉमी रहना है वो बात अलग है। अगर इफ इट इज़ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन और सम काउंसिल और सम यूनिवर्सिटी, इसके लिए जो है एक तरीका रहना चाहिए। अगर इट डजंट मीन दैट हैज़ टू बी फॉलोड एवरी टाइम, and because we have already been seeing so on so many occasions that irrespective of any party in power, these things have been going on. So that is always there. But the government should have a policy to upgrade the standards and excellence of a particular institution. जी, क्या एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवीन करना जरूरी है? गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाना जरूरी है? पॉलिसी तो बनाना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे स्ट्रक्चर रहना चाहिए वो भी एकेडमिक्स को दे सकते हैं। जी, मेरा ये मानना है कि जैसे ढोलकिया जी ने हमें बताया कि IIMs में एक राइट होने के बावजूद जिस तरह गवर्नमेंट ने फंक्शन किया और देखा उसका हमने नतीजा कि दुनिया भर में माना गया कि IIMs जो हैं वो बहुत अच्छी उनकी तरक्की हुई है। हमें चाहिए था कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस IIM ने करके दिखाई या बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आपने इम्प्लीमेंट की, उन्हें बाकी देश में भी फैलाए, बजाय ये कि IIMs की ऑटोनॉमी कर्टेल करिए और दूसरे इंस्टीट्यूशंस की करिए और स्टेट गवर्नमेंट्स की करिए, ये कह के कि वहाँ पे ठीक नहीं है। और बात दूसरी है कि क्राइसिस कहीं भी हो सकता है, कभी भी। उस क्राइसिस को उसको पकड़ के उसको ठीक कीजिए, ये नहीं कि उसका बहाना बना के सबकी ऑटोनॉमी कर्व कर दीजिए। जी, अपूर्वानंद जी, क्या दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए, यानी जो दुनिया की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनके जरिए हम कुछ सबक ले सकते हैं? कोई उदाहरण है ऐसे? बिल्कुल, सीखा हर किसी से जा सकता है। और मैं यही कह रहा हूँ कि चूंकि शिक्षा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान नियंत्रित अवस्था में कभी भी पैदा नहीं हो सकता, उसे स्वायत्तता चाहिए ही। तो हमें यह देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि दुनिया के श्रेष्ठतम जो विश्वविद्यालय हैं या शिक्षा संस्थान हैं वो श्रेष्ठ किन प्रक्रियाओं से होकर बने हैं और उन प्रक्रियाओं से अपनी सांस्कृतिक, अपनी सामाजिक अवस्था में हम उन प्रक्रियाओं में से क्या चीज़ें लागू कर सकते हैं और स्वयं अपनी कौन से व्यवहार विकसित कर सकते हैं। जैसा ढोलकिया साहब ने कहा, कागज़ पर एक चीज़ थी लेकिन 40 साल से व्यवहार अलग था, तो IIMs को कभी शिकायत नहीं हुई। लेकिन आपने नियंत्रण ले लिया तो फिर 10 साल लग गया लड़के वापस पुरानी अवस्था में जाने में। तो सीखना तो हमें सबसे चाहिए कि कैसे वो विकसित हुए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम श्रेष्ठता का विलाप करते रहें कि हम श्रेष्ठ नहीं हैं,
लेकिन हम तरीके वे अपनाते रहे जिससे हम कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो श्रेष्ठता को हासिल करने के लिए आईएम ने अपना एक तरीका अपनाया, लेकिन उस पर भी कई तरह के लगाम कसने की कोशिश बीच बीच में होती रही है। पर ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठता का कोई एक मुकाम है, उससे आगे भी जाया जा सकता है। क्या आपको लगता है करने की ज़रूरत है, और एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए और क्या तरकीबें हो सकती हैं, तरीके हो सकते हैं, ऑटोनॉमी में और क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कीजिए, एक्सेलेंस को प्रमोट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो जो उसका लीडर है उसके पास विजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उसके पास टीम होनी चाहिए जो उसको डिलीवर करे, और उस टीम को चुनने की उसके पास आज़ादी होनी चाहिए। तो हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकते हैं। जैसे IIM अहमदाबाद में मैंने वो किया, मैंने कहा कि अगर तुम्हें ग्लोबली बेस्ट बिजनेस स्कूल बनना है तो ग्लोबल बेस्ट बिजनेस स्कूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने बोर्ड को प्रेजेंटेशन किया, फैकल्टी के आगे प्रेजेंटेशन किया कि अगर हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें क्या क्या करना है। तो इस तरह से, बट आप ऐसे संस्थान को ऑटोनॉमी दो कि जिसके लीडर के पास कोई विजन नहीं है या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो उस ऑटोनॉमी का दुरुपयोग होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी का महत्व वहाँ हो जाता है। सो एंड ऑफ द डे संस्थान को तय करना है कि हमारे एक्सेलेंस के मापदंड क्या है और हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। और जैसे गौतम जी ने कहा, वो सरकार नेशनल प्रायोरिटीज के बारे में बात कर सकती है, और तुम्हारा विजन जो है उस प्रायोरिटीज के साथ आप सुसंगत करने की कोशिश कीजिए, बट उसको इम्प्लीमेंट किसने। ऑटोनॉमी इज अबाउट फ्रीडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बोर्ड में तो रिप्रेजेंटेशन है, आपका विजन को क्वेश्चन कीजिए, बट एक बार जो विजन तय हो जाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। जी, तो जो संस्थानों के प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता, जो हमारी बहस से निकल कर आया है, उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है अगर श्रेष्ठता की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा ये कि राजनीतिक नियंत्रण से बाहर रहें अगर संस्थान, तो और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और तीसरा जो आपने कहा कि ऑटोनॉमी के इंडिकेटर्स भी तय करने की ज़रूरत है, तब शायद इस बहस को और बड़े लेवल पे किया जा सकेगा। फिलहाल हमारी चर्चा में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।